नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। आज हम समाज का बोध नामक पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आता है। कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है सहयोग सहचारी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर काम करना शामिल है। साथ ही इसमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए सहानुभूति, परानुभूति और योग्यता भी सम्मिलित है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए सहानुभूति, परानुभूति और योग्यता को भी शामिल किया जाता है। ये व्यक्तियों की शारीरिक और मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं है, वहाँ व्यक्तियों और समूहों के मध्य सहयोग की भावना विद्यमान थी। यद्यपि पूंजीवादी समाजों में सहयोग की भावना विद्यमान तो है। कह रहे पूंजीवादी वर्ग कौन से होते हैं? जिनके पास पूंजी है, वो जो समाज में श्रेष्ठ वर्ग हैं, उनको पूंजीवादी वर्ग कहा जाए। ये भावना विद्यमान तो है, तथापि अनेक बार इसे आरोपित किया जाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग तो करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देकर के बताया कि उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्य में सहयोग तो करते हैं, परंतु उनके संबंधों के हित किसी निश्चित संघर्ष से परिभाषित होगा। सहयोग की अवधारणा मनुष्यों के व्यवहारों से संबंधित निश्चित अनुमानों पर आश्रित है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन की भूमिका, जिसका अर्थ सहयोग है, संक्षिप्त रूप में समाज की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति है। कृषि प्रधान समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। अन्य समूह दुकानदार की तरह कार्य करते हैं और खाद, बीज और कीटनाशी की व्यवस्था करता है। व्यक्तियों का अन्य समूह खेतों में बीज बोने का कार्य करते हैं, फसल कटाई के अवसर पर फसलों को काटते हैं तथा अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं। कृषक उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता। जो किसान है वो उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सबके सहयोग के द्वारा वो उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं इसी प्रकार औद्योगिक संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अब कोई भी औद्योगिक जो संचालन किया जा रहा है उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है। साझा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजदूर और प्रबंधन को एक दूसरे पर आरोपित किया जा सकता है। प्रश्न दूसरा आता है, क्या सहयोग हमेशा स्वैच्छिक अथवा बलात् होता है? प्रश्न का मतलब है क्या जो सहयोग है वो अपनी इच्छा के द्वारा होता है या फिर जोर जबरदस्ती के द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि क्या सहयोग स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा अनुसार होता है, या बलात् यानी जबरदस्ती किया जाता है। यदि बलात् है तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है? अगर वो ज़बरदस्ती किया जाता है तो वो मंजूरी प्राप्त होती है, अथवा मानदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है, या फिर मानदंड जो है उनकी शक्ति के कारण से सहयोग करना पड़ता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो सहयोग है वो अपनी इच्छा के द्वारा है या ज़बरदस्ती करवाया जाता है मंजूरी दे करके। तो उत्तर है सहयोग प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। ये समझने के लिए
सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलग्नित हैं तथा बाह्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है। हमें औरतों के संपत्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। बेटियों के संपत्ति पर अधिकार का ज्ञान के बावजूद भी वे जन्म से परिवार में संपत्ति का संपूर्ण या साझा अधिकार का दावा करने में असमर्थ हैं। कारण यह है वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं संघर्ष की या सहयोग की, तो कहा जा रहा है ये संपत्ति जो है, संपत्ति पर बेटियां जो है अपना अधिकार नहीं जमा सकती, और अगर वो जमाने का साहस करती है तो उन्हें लगता है कि कहीं उनके भाई जो है नाराज़ ना हो जाए। कि कारण यह है कि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। इस प्रकार बेटियों के अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग स्वैच्छिक नहीं है, यह मौलिक रूप से आरोपित है। यह बेटियां अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कायम रखना चाहती हैं, तो उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। सहयोग को सभी समाजों में सार्वभौमिक अभिलक्षण के रूप में समझा जा सकता है। इसकी व्याख्या समाज में रह रहे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यशील मनुष्यों के अपरिहार्य अंतःक्रिया के रूप में की जा सकती है। अंतःक्रिया के रूप में की जा सकती है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार जहाँ समाज जाति वर्ग के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित है तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती या हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य में समाज के संदर्भ में सहयोग का समग्र रूप में व्याख्या किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह दिखाया कि किस प्रकार प्रतिमान, मानदंड तथा समाजीकरण के प्रतिरूप विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। समाज के अस्तित्व के लिए प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3, क्या आप भारतीय समाज से संघर्ष के विभिन्न उदाहरण ढूंढ सकते हैं। यहाँ बच्चों ढूंढ नहीं होगा, इसकी जगह होगा ढूंढ। ये गलत है, इसकी जगह ढा ढूंढ सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में वे कौन से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया, चर्चा कीजिए। अब कहा जा रहा है कि संघर्ष में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसमें व्यक्ति बच्चों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। यह एक सचेत प्रक्रिया है। संघर्ष एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को ऐसा लगता है कि दूसरों की रुचि उसके समान है तथा दोनों एक दूसरे का संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। समूहों के बीच विद्यमान संघर्षों से अनेक सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये प्रक्रियाएं दोनों पक्षों को कठोर बनाती हैं जिससे अंततः समूहों का केंद्रीकरण होता है। इसका परिणाम समान विचारधारा वाले दलों का गठन है जिससे दोनों दलों का भय बढ़ जाता है। इसका संबंध जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा और इसी प्रकार अन्य से है। ऐसे संघर्षों की व्याख्या संरचनात्मक, समूह तथा व्यक्तिगत स्तर पर की जा सकती है। भारतीय समाज में संरचनात्मक अवस्थिति में गरीबी का उच्च दर, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक और सामाजिक अवसर सम्मिलित हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विचार पूर्वाग्रहिक अभिवृत्ति तथा वैयक्तिक मुख्य निर्धारक है। भारत में हाल के
वर्षों में जमीन पहचान, सांप्रदायिक वर्ग और भाषा विवादों से संबंधित संघर्ष सामान्य बनता जा रहा है। संघर्ष। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जा सकता है? इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। संघर्ष किसी भी समाज का अभिन्न अंग है। यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है। चूँकि केंद्र बिंदु पद्धति जो कार्य रखने की है, इसलिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को ऐसा समझा जाता है कि अधिकतर विवादों में बिना पर्याप्त कष्ट के उनका समाधान ढूंढ लिया जाता है। यदि संघर्ष के कारणों की जानकारी हो तो उनका निर्धारण हो सकता है। संघर्ष समाधान के लिए असंख्य सामाजिक प्रक्रियाएं प्रचलन में हैं, जैसे व्यवस्थापक, आत्मसातकरण और आरोपित सहयोग की स्थापना। संघर्ष का चतुराई से भी समाधान किया जा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। समझौते की बातचीत। संघर्ष को समझौते की बातचीत और तृतीय हल की मध्यस्थता के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। दूसरा आता है जंगी समूह। पारस्परिक स्वीकार योग्य हल ढूंढने की कोशिश कर संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा, समझौते की बात का सरोकार दो तरफा संप्रेषण से है, ताकि संघर्ष की स्थितियों में समझौते तक पहुंचा जा सके। फिर आता है कभी कभी समझौते की बात के माध्यम से संघर्ष को खत्म करना कठिन होता है। उसे स्थिति में तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता और पंच फैसले की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है मध्यस्थ दोनों पक्षों को प्रासंगिक विवाद पर चर्चा करने और स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। पंच फैसला में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय पक्ष को फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त है। अब पांचवा प्रश्न आता है, ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्या ये संभव है? अगर नहीं तो क्यों? क्या ये संभव है? अगर नहीं तो क्यों? नहीं, हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्राय सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियों में सहयोग तथा संघर्ष व्यवहार की विशिष्टताएं हैं। जब समूह साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग करते हैं। जब समूह अधिकतम लाभ के लिए कोशिश और स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं तो संघर्ष का घटित होना अनिवार्य है। परंतु सभी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग और प्रतियोगिता शामिल है। प्रतियोगिता लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि अन्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकता है। कई बार संबंध उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत समूहों और व्यक्तियों की अवस्थिति विविध और असमान रहती है, परंतु हमें ये याद रखना अनिवार्य है कि प्रतियोगिता जो एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है, वह सामाजिक संरचना का समग्र भाग भी है। संसार में यह किसी समाज का समग्र और अनिवार्य भाग है। अतः हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ प्रतियोगिता स्पर्धा नहीं है। समाज का वह स्वरूप कम प्रतियोगी का उच्च प्रतियोगी से हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के बिना समाज का अस्तित्व असंभव है।